हेलो दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोहित शर्मा पर। अब हम जो तरंग गति की बात कर रहे हैं, वेव मोशन को हम कंटिन्यू अपनी स्टडी में बनाए हुए हैं। तो वेव मोशन में अभी तक हमने कुछ टर्म्स की बात कर चुके हैं, जैसे वेव तरंग की डेफिनेशन, वेव तरंग के टाइप्स, और ड्यू टू मैनी रीजंस मतलब बहुत सारे कारक के आधार पर हम उसकी बात कर चुके हैं। उसके अलावा हमने जो वेव तरंग में बात की है, तरंग गति में जो हमने बात की है, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, इनकी चाल अलग अलग मीडियम में किस तरीके से होती है, कहाँ पे क्या ज्यादा होती है, इन सब का हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज हम अनुप्रस्थ तरंगों की जो चाल है उसके कंसेप्ट की बात करेंगे, किस तरीके से वो चाल होती है, क्या होती है तनी हुई डोरी में। तो हमने उस दिन फॉर्मूला जो लिखा था वो फॉर्मूला हम निकाल चुके थे। लेकिन अगर हम डोरी को अलग अलग कंसेप्ट में मूव कराएं, मोशन कराएं, तो उस केस में क्या होगा उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो उस टॉपिक में रिलेट अपने को यूज होंगी, तो उनकी पहले हम बात कर लेते हैं। तो उन्हीं में से एक टर्म्स आती है बच्चों, फर्स्ट वन निस्पंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोड्स, नोड्स, नोड या नोड्स, ठीक है। निस्पंद को नोड्स या नोड बोलते हैं। इसमें क्या होता है निस्पंद में, बेसिकली अब हमें इसको याद कैसे रखना है, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए साथ में टर्म्स होती है प्रस्पंद, उसकी भी बात करेंगे। तो एक तरफ हम निस्पंद लिख लेते हैं और साथ में लिखते हैं प्रस्पंद, जिसको हम क्या कहते हैं एंटी नोड्स भी कहते हैं, ठीक है। तो निस्पंद और प्रस्पंद दोनों की कंसेप्ट की बात करेंगे। दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी दोनों कॉमन होंगे। तो प्रस्पंद में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे सबसे पहले आयाम की। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ बिंदु होते हैं जिन पर आयाम न्यूनतम होता है। यानी कि जैसे आपके पास में कोई भी मैं एग्जांपल पाऊंगा रखूंगा आपको, किन पर आयाम न्यूनतम होगा, और इसमें क्या होगा, वे बिंदु जिन पर आयाम अधिकतम होगा, ठीक है। इन पे क्या होगा, आयाम अधिकतम होगा। अब देखो, आयाम न्यूनतम अधिकतम की आप बात कर रहे हो, तो आयाम न्यूनतम अधिकतम मतलब ये हुआ कि विस्थापन भी क्या हो जाएगा वहां पे न्यूनतम, और विस्थापन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रखो, दो क्रमागत निस्पंदों के मध्य दूरी, दो क्रमागत प्रस्पंदों के मध्य दूरी। आपने ये वाला पॉइंट बहुत याद रखना है, अपने को आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो याद रखो, दोनों के चाहे तो आप लैम्डा बाई टू, सॉरी लैम्डा बाई टू, चाहे तो आप कहो कि एन टू एन, यानी कि निस्पंद टू निस्पंद, नोड्स टू नोड्स, या ए टू यानी एंटी नोड्स टू एंटी नोड्स, दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी होती है, लैम्डा बाई टू होती है। ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट और आता है, वो ये होता है कि इसे यहाँ देता हूं मैं, एक निस्पंद से प्रस्पंद की दूरी, या आपसे कह दे इक्वल टू एक प्रस्पंद से निस्पंद की दूरी, दोनों कितनी होती है, ये लैम्डा बाई 4 होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, कितनी होती है, लैम्डा बाई 4। यानी कि अगर आपसे कहता है कि निस्पंद से प्रस्पंद या प्रस्पंद से निस्पंद, तो दोनों कितने होंगे, लैम्डा बाई 4 होंगे। आपसे कहता है कि निस्पंद क्या होता है, वे बिंदु जिन पर अपना आयाम क्या होता है, न्यूनतम होता है, और जिन पर आयाम मैक्सिमम होगा उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रस्पंद कहेंगे। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी है, दो क्रमागत यानी कंटिन्यू प्रस्पंद, दो कंटिन्यू निस्पंद आ रहे हैं, उनके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, लैम्डा बाई 2 होगी। बट एक नोड से दूसरे एंटी नोड की, या एक एंटी नोड से दूसरे नोड की दूरी कितनी होगी, वो होती है बच्चों लैम्डा बाई 4, ठीक है। अब इसमें देखो आयाम न्यूनतम होता है, तो इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें प्रत्येक स्थिति में, किसमें, निस्पंद में, प्रत्येक स्थिति में जो आपका घनत्व और दाब होगा वो क्या होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम होगा। लेकिन सॉरी, अगर आयाम न्यूनतम है
तो वो क्या होगा, उच्चतम होगा। यानी कि ऐसे कह सकते हो आप, घनत्व और दाब क्या होते हैं, उच्च होते हैं, घनत्व और दाब क्या होते हैं, निम्न होते हैं। प्रत्येक बिंदु पर या प्रत्येक स्थिति पर कह सकते हो आप, घनत्व और दाब क्या होंगे, उच्च होंगे किसमें, निस्पंद में, और प्रस्पंद में क्या होता है, घनत्व और दाब निम्न होते हैं। तो आपसे बेसिकली जो क्वेश्चन बनता है निस्पंद से या प्रस्पंद से, वो आपसे यही बनता है, या तो क्रमागत दूरी पूछ लेगा इनके बीच में कितनी कितनी होती है इनके लिए, ये वाला पॉइंट याद रखें, या फिर आपसे कहेगा कि आयाम अधिकतम किस केस में होता है, आयाम न्यूनतम किस केस में होता है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपने नॉर्मल किसकी बात की अभी तक, आपने अभी निस्पंद प्रस्पंद की बात की। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो अब जो हमने अभी तक निस्पंद प्रस्पंद की बात की है, निस्पंद प्रस्पंद के बाद जो हम बात कर रहे हैं, हम एक मैंने कहा था कुछ टर्म्स की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा स्वर, इसको आप टोन भी बोलते हो। ये वर्ड्स आपने सुना होगा, स्वर बोलते हो, इसको आप टोन भी बोलते हो, है ना। टोन बोलते हैं, कई केस में इसको नोट भी बोलते हैं, सॉरी नोट से ही स्वर, ठीक है, आप हिंदी मीडियम से हो, नोट भी बोलते हैं, नोट भी बोलते हैं, ठीक है, टोन भी बोलते हैं, नोट भी बोलते हैं, और भी कई वर्ड्स होते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, स्वर होता क्या है, स्वर का मतलब क्या है। तो स्वर से मतलब क्या है, स्वर की बात करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास में कोई भी साउंड जनरेट करने वाला उपकरण है, उसको उससे निकलने वाला स्वर क्या होता है, संगीतिक स्वर होता है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो, किसी भी संगीतिक स्वर से उत्पन्न ध्वनि। यानी कि हमारे पास में कोई भी उपकरण है, कोई भी साउंड उपकरण है, उससे जो भी स्वर निकल रहा है, जो भी ध्वनि निकल रही है, जो भी साउंड निकल रहा है, वो सब क्या होते हैं, वो सब के सब बच्चों स्वर होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वरक। कई बार आपसे पूछ 11th में पूछ जाता है क्वेश्चन, बेसिकली 11th में अपने को तो क्या पता होना चाहिए, स्वर स्वरक में अंतर क्या है। ठीक है, स्वर स्वरक में अंतर क्या होता है, स्वर स्वरक, ठीक है, ये तो नोट होता है, ये टोन होता है। स्वर स्वरक क्या बोलते हैं अपन, सॉरी टोन बोलते हैं। तो स्वरक क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में आपका रिंगटोन, ये सब क्या है, स्वरक है। यानी कि बहुत सारे ऐसा कह सकते हैं संगीतिक ध्वनि अलग अलग आवृत्तियों की। यानी कैसे कह सकते हो कि कोई भी हमारे पास में संगीतिक ध्वनि जो अलग अलग कारकों से उत्पन्न हो, ऐसे कह सकते हैं। और उन सबका जो सम्मिश्रण फॉर्म है, उनका सबका सुपरपोजिशन फॉर्म है, वो क्या होगा, स्वरक होगा। ठीक है, यानी कि अलग अलग कारक कैसे, आप देखते हैं, आप कोई भी सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं जैसे आप, तो सॉन्ग में गिटार भी बज रहा है, लेट सपोज, कोई तबला भी बज रहा है, लेट सपोज, कोई सिंगर गा भी रहा है, तो अलग अलग कारक हो गए ना, और वो सब जब मिलते हैं बहुत सारे, तो वो क्या होता है, हमारा टोन बन जाता है, जिसको हम स्वरक कहते हैं। वो क्या बन जाता है, हमारा स्वरक। ठीक है, एक होता है मूल स्वर, मूल स्वर, या आप कह सकते हो मूल आवृत्ति, यानी किसी भी संगीतिक पैमाने से उत्पन्न प्रथम आवृत्ति, पहली जो टोन होगी, पहली जो आवृत्ति होगी, वो क्या होगी, हमारी मूल आवृत्ति होगी। आप कह सकते हैं किसी भी संगीतिक पैमाने से उत्पन्न आवृत्ति, कौन सी, मूल आवृत्ति। किसी भी संगीतिक पैमाने से उत्पन्न मूल आवृत्ति, यानी कि जो स्टार्टिंग वाली टोन होगी, जो पहली टोन होगी, वो क्या होगी, मूल स्वर होगा, मूल आवृत्ति कहते हैं इसको। ठीक है, मूल का मतलब फंडामेंटल, स्टार्टिंग वाली जो टोन होती है, पहली टोन, वो क्या होती है, अपनी मूल स्वर या मूल आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, ठीक है, मूल स्वरक की बात कर दी। तो मूल स्वरक को आप ये भी कह सकते हो निम्नतम आवृत्ति, न्यूनतम मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आप इसे क्या कह सकते हो,
न्यूनतम आवृत्ति के। तो अभी तक हमने तीन चीजों की बात की है, स्वर की बात की है, किसी संगीत स्वर से उत्पन्न ध्वनि, स्वरक की बात कर ली, संगीत ध्वनि जो अलग अलग कारकों से उत्पन्न होती है और उन सब का मिक्स हो जाता है ना, तो वह स्वरक बन जाता है। मूल स्वर या मूल आवृत्ति किसी भी संगीतिक पैमाने से उत्पन्न मूल आवृत्ति, जो या फिर अपन कह सकते हैं न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम कहते हैं मूल आवृत्ति या न्यूनतम आवृत्ति। इसके बाद में हम बात करेंगे सन्नादी की, ओवरटोन। सन्नादी का नाम भी आपने कहीं सुना होगा, सन्नादी को भी आपने कई कैसेट में सुना होगा। सन्नादी क्या होती है, सन्नादी भी क्या है, इनसे रिलेटेड ही है, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक भी कहते हैं, हार्मोनिक भी कहते हैं, ठीक है। सन्नादी को हम हार्मोनिक भी कहते हैं। ये होती क्या है, इसकी बात करते हैं। तो अभी तक आपने केवल तीन चीजों को पढ़ा है, पहले स्वर को पढ़ा है, स्वर क्या होता है, उसके बाद आपने स्वरक को पढ़ा है, उसके बाद में आपने मूल स्वर को पढ़ा है, ठीक है। तो अब उसका ना सन्नादी की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी एक तरह से आवृत्ति होती है, क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, जो मूल आवृत्ति की गुणज होती है, मतलब मल्टीप्लाई होती है, किसकी, मूल आवृत्ति की। लेट अस सपोज आपसे कहता है कि ये n1 क्या है, मूल आवृत्ति है, ठीक है। आपसे क्या कहा, n1 में उसने क्या कहा, मूल आवृत्ति कहा। अब आपसे मैं लिखता हूं पहले जैसे 2n1 3n1 4n1, इस तरीके से और भी कर सकते होंगे। तो मैंने क्या किया, जो हमारे पास में मूल आवृत्ति n1 है, हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये प्रथम सन्नादी भी हो गई, ये आपकी दूसरी सन्नादी हो गई, ये आपकी तृतीय हो गई, थर्ड सन्नादी, और ये आपकी चतुर्थ हो गई। मतलब कहने का ये है कि सन्नादी क्या होती है, सन्नादी होती है जो अपने पास में फ्रीक्वेंसी होती है, नॉर्मल कौन सी फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल मूल आवृत्ति, उसके मल्टीपल में होती है। तो आपने मूल आवृत्ति की बात की, मूल आवृत्ति मतलब फर्स्ट सन्नादी, मूल आवृत्ति को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड हो गई, 3 टाइम्स कर दिया, थर्ड हो गई, 4 टाइम्स मतलब n टाइम्स हो गई तो n हो जाएगी, या आप n2 n 3n से भी कह सकते हो। जो मूल आवृत्ति क्या होती है, गुणज होती है, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, हम सन्नादी कहते हैं, ठीक है। अब सन्नादी के बाद में अब बात करते हैं अधिस्वरक। बच्चों इनमें डिफरेंस समझ लेना है, एग्जाम में क्वेश्चन गलत रहता है इनके मीनिंग से ही, ठीक है। तो अधिस्वरक क्या होता है, अधिस्वरक की बात करते हैं। अधिस्वरक में क्या कहेंगे कि मूल आवृत्ति के बाद उत्पन्न होने वाली, आप इसको ऐसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लो आपके पास में n1 क्या है, ये प्रथम सन्नादी आवृत्ति है आपके पास में, n1 क्या है, प्रथम सन्नादी आवृत्ति है, n1 क्या है, n1 आपके पास में प्रथम सन्नादी आवृत्ति है। अब ये कोई अधिस्वरक नहीं होगा। जो n2 है, ठीक है, n2 क्या होगा, सेकेंडरी सन्नादी आवृत्ति, या आप कहेंगे इसको प्रथम ओवरटोन, प्रथम अधिस्वरक, ओवरटोन। यानी कि ऐसे याद रखो कि ये क्या होता है, मूल, ये मूल स्वरक होता है, कौन सा, जो n1 है, फर्स्ट वाला है। जो मूल n1 है वो क्या होता है, मूल स्वरक होता है। जो सेकंड होता है, सेकंड जो होता है n2, वो प्रथम स्वरक यानी फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होता है, ओवरटोन। तो इसमें आप ये ऐसे याद रखें कि जो अपने पास में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट सन्नादी आवृत्ति होगी, वो क्या होगी, मूल अधिस्वरक होगी। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, फर्स्ट ओवरटोन। आप याद रखें, इसी से अपना क्वेश्चन गलत होता है। हम क्या सोचते हैं कि प्रथम स्वरक की बात कर रहा है, कि n1 की बात कर रहा है, जबकि गलत होता है। जब कभी भी प्रथम स्वरक की बात करेगा, उसका मतलब अपना n2 से होगा,
यानी कि एक नेक्स्ट होता है, मूल आवृत्ति के बाद होने वाली वाली आवृत्ति कह सकते हैं। N1 आपका प्रथम था शताब्दी, N2 सेकेंडरी शताब्दी थी या सेकंड कंपन विधा कह सकते हो, आवृत्ति कह सकते हो। लेकिन ये अतिस्वरक कौन सा था? मूल अतिस्वरक था। और ये प्रथम। इस तरीके से N3 कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका द्वितीय अतिस्वरक। यानी कि जब कभी भी अतिस्वरक की बात करेगा तो आप ऐसे याद रखो इसको कि अपने को एक पहले आना है। ये बात अपनी पाइप्स में जो हम बंद ओरन पाइप खुले पाइप पढ़ेंगे उसमें भी आएगी। इसके बाद में टॉपिक पढ़ने वाले हम तनी हुई डोरी में प्रगामी तरंगे या अनुव्यापराम तरंगे, उसकी भी बात करने वाले हैं। उसमें भी अपने को ये यूजफुल होगा। उसके न्यूमेरिकल्स में भी बहुत यूजफुल होता है। न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि सेकेंडरी जो ओवरटोन है वो क्या होगा? सेकेंडरी ओवरटोन वो होगा जो अपनी तृतीय सन्नादी आवृत्ति होगी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं, एक होता है बच्चों अष्टक, ऑक्टेव। इसके बाद बात करते हैं अष्टक की। अष्टक मतलब ऑक्टेव। ये अष्टक क्या होता है? ऑक्टेव ये अष्टक ये होता है, ये भी स्वर होता है वैसे तो, वह स्वर जिसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की 2 टाइम्स होगा। कैसे? अब आप लिखेंगे अष्टक इक्वल्स टू 2 इंटू मूल आवृत्ति। ये आपसे कई बार पूछा गया है बच्चों, इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। आपसे 4 ऑप्शन देगा कि निम्न में से अष्टक का सही सूत्र है। तो अष्टक इक्वल्स टू 2 इंटू मूल आवृत्ति, यानी अष्टक जो होगा मूल आवृत्ति का दुगना होगा। कैसे दुगना होगा? लेट अस सपोज एग्जांपल, मूल आवृत्ति कितनी है? 28 है, तो अष्टक कितना होगा? 56 होगा। ये आपने ध्यान रखना है कि अष्टक क्या होता है? ऑक्टेव जो होता है, ऑक्टेव फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की 2 टाइम्स होती है। जब कभी आपके पास में मूल आवृत्ति होगी उसका दुगना कितना होगा? आपका अष्टक होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे ये याद रखो, अगर आपकी मूल आवृत्ति मान लो n है तो यहां पे सकते हैं आप 2 इंटू n डैश कह सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ये n क्या है? ये n है हमारा मूल आवृत्ति। n क्या है हमारे पास में? मूल आवृत्ति है। एक कंसेप्ट और आप माइंड में रखेंगे, वो कंसेप्ट ये n डैश है बच्चों, n डैश इक्वल टू n कि अगर आपसे कहीं पे ये लिखा हुआ है, अब आपसे यहां से एक क्वेश्चन एग्जांपल है, n डैश इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू n। आपसे बोलता है यहां पे सीधा सा है कि अष्टक क्या है? 3 गुना ज्यादा है। ये याद रखो, आप जितनी पावर चढ़ा देगा ना उसकी, उतने टाइम्स क्या हो जाएगा? वो ज्यादा हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है ना? यानी कि n1 से कितना रहता है? ये 2 इंटू n, जो आपने मूल आवृत्ति कितनी है? n, तो n से कितना रहता है? 3 जाता है। किससे? अष्टक। किससे रहता है? मूल आवृत्ति से। ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद में एक लास्ट आता है बच्चों, स्वेरक्य। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वेरक्य की। तो आप याद रखो अष्टक क्या होता है, ये क्या होता है, फिर से ये इंपॉर्टेंट है, स्वेरक भी अष्टक भी। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्वेरक्य की। देखो स्वेरक्य, स्वेरक्य क्या है? आपसे एक क्वेश्चन मिल जाता है, यदि आप ऐसे याद रखें आवर्तकाल समान है या दोनों स्वरों की आवृत्तियां एक समान है, तो वे क्या होंगे? स्वेरक्य होंगे। आप ये ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात कि आपके पास में कोई 2 टोन है, अगर उनके बच्चों आवर्तकाल यानी कि आपके आवर्तकाल बराबर आ रहे हैं, आपके पास में टी की वैल्यू, कैपिटल टी की वैल्यू सेम आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है n तो सेम होगा ही, क्योंकि t इक्वल टू क्या होता है? 1/n होता है।
ठीक है, तो आप याद रखें टी इक्वल्स टू क्या होता है, 1/n होता है। अगर किसी केस में आवर्तकाल एक समान है, आवर्तकाल इक्वल है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उसकी इक्वल होगी। और अगर किसी केस में आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी बराबर है तो वो किस में होंगे, स्वरक्य में होंगे। क्या कहते हैं उसको हम, स्वरक्य। आपसे कहता है स्वरक्य के लिए होता है दोनों के आवर्तकाल बराबर, दोनों की आवृत्ति बराबर, ए और बी दोनों, यस ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि दोनों आवृत्तियां कैसी हैं, हमारे दोनों स्वरों की आवृत्तियां कैसी हैं, एक समान है, तो वो किस में होंगे, स्वरक्य में होंगे। तो गाइस आज जो हम इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है कि तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगों के लिए सूत्र। उसमें हम 3-4 केस पढ़ेंगे, जैसे जब डोरी एक पार्ट में मूव कर रही है, जब 2 में कर रही है, जब 3 में कर रही है, जब n पार्ट्स में या p पार्ट्स में कंपन मूव कर रही है या वाइब्रेट कर रही है, उस केस को पढ़ेंगे। उससे पहले अभी तक आज आपने निष्पन्न प्रस्पंद की बात की, निष्पन्न प्रस्पंद की बात की। आप मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि कौन से निष्पन्द में या प्रस्पंद में किस में आयाम न्यूनतम होता है। ठीक है, पहला केस। दूसरा, आपने इसके बाद में कई सारे कैसे पढ़े, मूल स्वर पढ़ा, स्वर पढ़ा, स्वरक्य पढ़ा, आवृत्ति पढ़ी, आवृत्ति के अलावा आपने अधिस्वरक पढ़ा, अष्टक पढ़ा और स्वरक्य पढ़ा। अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था आज वो अधिस्वरक है। अधिस्वरक से आपको क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि कौन सा अधिस्वरक है, आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि मान लो आपसे कहती है कि किसी आवर्तकाल में आवृत्तियों का अनुपात कितना है, तो स्वरकों का अधिस्वरकों का अनुपात कितना होगा। तो आप याद रखें जो अधिस्वरक होगा वो आवृत्ति के एक बाद स्टार्ट होगा। कैसे, मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको कि अगर आपसे कहता है कि फ्रीक्वेंसी इस रेशियो में किसी की, कोई भी एग्जांपल है आपके पास में, ये है मान लो किसी की फ्रीक्वेंसी इस रेशियो में आ रही है आपके पास में, आपसे कहता है कि जो आवृत्तियां उनका अनुपात 13579 है, और आपसे फिर कहा जाता है कि इसमें अधिस्वरक का अनुपात, अधिस्वरक का मतलब प्रथम अधिस्वरक कहां से होगा, तो वो जो होगा 3579 से, ये अधिस्वरक का। यानी कि जो अपनी मूल फ्रीक्वेंसी होगी उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपना अधिस्वरक होगा। याद रखें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो n1 होगा वो मूल अधिस्वरक होता है, उसके बाद में n2 जो आता है वो अपना फर्स्ट ओवरटोन होता है, प्रथम अधिस्वरक होता है। अष्टक की बात की थी आपने, अष्टक इसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति की 2 गुनी होती है। यानी कि आपके पास में आपसे मान लो कोई ऑप्शन दे दिया, एक क्वेश्चन है जैसे आपके पास में, ये क्वेश्चन ये है कि मूल आवृत्ति कितनी है, 26 है। क्या है, 26 मूल आवृत्ति, तो अष्टक होगा, तो अष्टक होगा। आपसे ऑप्शन दिया 56, 62, 13 और आपसे मानो 60, इससे कोई भी 4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो अष्टक का मतलब 2 टाइम्स होता है मूल आवृत्ति, तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा अपने पास में, 52। ये आपने ध्यान रखना है। स्वरक्य जिनकी फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर हो। तो आज हमने इनकी डिस्कस की। हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि तनी हुई डोरी में अप्रगामी तरंगों का फॉर्मूला क्या होता है, आवृत्ति का फॉर्मूला उसका क्या होता है, और साथ साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनों के नियम है उसकी बात करेंगे। कुछ टर्म्स थी जो अपने को आने वाले हर टॉपिक में लगभग यूजफुल होने वाली है। ठीक है गाइस, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपको अगर पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट्स बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो पुरानी वीडियोस हैं, जो वेव की सारी वीडियोस हैं, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।